हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, वीडियो प्रैक्टिस सेट का ये हिंदी का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है और इसके साथ साथ हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस उतना ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए। दोस्तों, जैसे आप परीक्षा में बैठकर प्रश्न सॉल्व करते हैं, वैसे ही आप जो है प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही परीक्षा में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। क्योंकि परीक्षा में कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हमको पता नहीं होता कि किस सेक्शन में हमें कितना समय देना चाहिए। तो प्रैक्टिस उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना ज़्यादा वक्त लिए आपका, क्योंकि समय बहुत कम है। तो हिंदी का ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम पैसेज के देखेंगे। पैसेज में 5 प्रश्न होंगे। आइए पैसेज को पढ़ते हैं। देश हित की चिंता में जिसने अपने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखकर अपना सर्वश्रेष्ठ देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षीणकाय होकर भी, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, क्षीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उसे मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार। वही महान आत्मा था जो राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती, या फिर कह सकते हैं गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न क्या क्या हैं। जब भी आप पैसेज करने जाएं एग्जाम में तो सबसे पहले आप उस प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि उसमें पूछा क्या है, तो आप उस शब्द को टारगेट कर पाएंगे अपने पैसेज में। पहला प्रश्न है, महान आत्मा का स्वामी कौन था? तो निश्चित आपने देखा ये टोटल पैसेज महात्मा गांधी के ऊपर ही है। गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कई प्रश्न पैसेज में होते हैं जिसको करने के लिए आपको पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, क्षीणकाय का अर्थ क्या है? क्षीणकाय का अर्थ है दुबला पतला शरीर। महात्मा गांधी बहुत दुबले पतले थे। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? ये भी महात्मा गांधी के हथियार थे। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं स्वर्ण अक्षरों में, जैसा कि पैसेज में दिया है। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? जैसे देखिए, किसी प्रत्यक्ष के द्वारा जब अप्रत्यक्ष यानी जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं हो उसका हमें जब वर्णन करना होता है, तो कोई चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, अगर हम उसका वर्णन कर रहे हैं यानी हम उसके बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं है तो उसके बारे में केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह चीज़ ऐसी ऐसी होगी। तो प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन जो है ये अलंकार है अनुमान का। अनुमान अलंकार यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। ये सूफी संत जो थे उनके कह सकते हैं कि सूफी संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रेम मार्गी भक्ति धारा इनकी थी, जायसी की। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? क्षीर का खीर होता है, सही बात है। दुग्ध का दूध होता है, यह भी सही है। धृत का घी होता है, ये भी सही है। लेकिन जो दधी है, दधी का दही नहीं होता है। यहाँ पे दध ही होना चाहिए, कह सकते हैं यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पे दध ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ जो होता है ये क और मतलब मूर्धन्य श से मिलकर बनता है। त्र जो होता है ये त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो होता है ज और ञ से मिलकर बनता है। स्र जो होता है ये बड़ा स और र से मिलकर होता है। इसके पहले अक्षर जो होंगे, चाहे क है ये भी हलंत होगा, त्र में त है ये हलंत होगा, और ज्ञ में जो ज होता है ये हलंत होता है, और स्र में जो बड़ा श होता है वो हलंत होता है।
तो इसमें पूछा है इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। जब ध्वनियों का उच्चारण आपसे पूछा जाए तो जैसे मान लीजिए किसी का मुख है तो सबसे पहले कंठ से उच्चारण होता है, कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है, तालु से जो है च वर्ग का, मूर्धा से जो होता है वो ट वर्ग का, दंत से होता है त वर्ग का और होष्ठ से होता है प वर्ग का। इसमें पूछा है दंत से मतलब किस ध्वनि का उच्चारण होगा, तो ये होगा त का। त थ द ध न का उच्चारण जो होता है दंत से होता है, क ख ग घ ङ का कंठ से होता है, प फ ब भ म का होष्ठ से होता है, च छ ज झ ञ का जो है ये तालु से होता है। अगला प्रश्न, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो थी बिहारी सतसई। अगला प्रश्न, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है। जब कभी भी उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए उस तपस्वी से लंबे थे, जबकि यहाँ होना चाहिए था कि देवदार से लंबे थे, यहाँ पे होना चाहिए था क्योंकि देवदार के समान वह तपस्वी लंबा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि उस तपस्वी से यानी उस तपस्वी की तरह दो चार जो है देवदार लंबे थे यानी खड़े थे। तो यहाँ पे जो होता है ये प्रतीप अलंकार होता है। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहाँ पर होता है प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न, का तद्भव रूप क्या है, तो अष्ट का तद्भव रूप होता है 8। हम अपनी भाषा में सामान्य रूप से जब यूज करते हैं तो तद्भव के रूप में हम अष्ट न बोलकर 8 ही बोलते हैं, जबकि संस्कृत में तत्सम में उसे अष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यहाँ पे दो शब्द है, मतलब एक शब्द है तारे, वो 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। जब कभी भी कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। वहीं पर कोई शब्द एक ही बार आए उसका अर्थ जो है एक से अधिक हो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। क्योंकि यहाँ पर जेते तुम तारे यानी जितने को तुमने तारा है उतने तो आसमान में भी तारे नहीं हैं, यहाँ पे दोनों तारों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर होता है यमक अलंकार। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें है श्रृंगार रस, इसमें श्रृंगार कह सकते हैं, श्रृंगार संयोग रस है क्योंकि इसमें मीराबाई और श्री कृष्ण के मिलन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। अगर इसका आप विग्रह करते हैं, गोबर गणेश समास का विग्रह करेंगे तो अर्थ निकल कर आएगा गोबर से निर्मित गणेश। जब कभी भी किसी वस्तु का निर्माण की बात हो या फिर किसी उपकरण से किए गए किसी कार्य की बात हो, ऐसे जगहों पर करण तत्पुरुष होता है। करण से जो होता है किसी उपकरण से कोई कार्य किया जाता है या फिर कोई किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर होता है करण तत्पुरुष। गोबर से निर्मित गणेश इसमें होगा करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं मनत न लगी हैं बेर। इसमें पूछा है कि कौन सा छंद है। जब आप इसमें मात्राओं को गिनेंगे, मात्राओं को गिनने का तरीका है जब किसी वर्ण पर कोई मात्रा ना हो तो एक मात्रा गिनी जाती है, जब छोटी मात्रा हो, छोटा आ हो, छोटा ऊ हो, छोटी ई हो, ए हो, तो वहाँ पे 2 मात्रा गिनी जाती है, वहाँ पे भी 1 मात्रा गिनी जाती है। वहीं पे जब बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ या फिर औ हो तो वहाँ पर 2 मात्रा गिनी जाती है। जब आप इसमें गिनेंगे, रहीमन में आप देखेंगे 4 मात्रा है, चुप में 2 मात्रा है में 2 मात्रा है, तो 4 2 6 1 7। बैठिए में आप गिनेंगे तो 7 2 9 10 11 मात्रा हो जाती है, 11 2 13 देखिए तक, तो 13 मात्राएँ पहले में है और 11 दूसरे में, फिर 13 जो है तीसरे में, 11 जो है चौथे में। तो यहाँ पर होता है दोहा, दोहा में 13 11 13 11 मात्राएँ होती हैं।
इसका ठीक विपरीत होता है सोरठा, जिसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। इसमें से जब आप देखेंगे चरमात्कर्ष ऐसा कोई शब्द नहीं होता। चरमो, इसमें कोई ये भी गलत शब्द है। चरमो नहीं होता है। इसी दो शब्द में आप कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे और परीक्षा में अक्सर गलत होने की संभावना बनी रहती है। जो सही शब्द होता है वो होता है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष यानी उत्कर्ष पर जो होता है, अपने उत्कर्ष के चरम पर जो होता है उसे कहा जाता है चरमोत्कर्ष। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे जो सर्वोत्तम शब्द प्रयोग हुआ है यह अपने आप में बताता है कि जो सबसे उत्तम है। तो सबसे उत्तम इसमें स्वयं होता है, तो यहाँ पे सबसे शब्द का अलग से उपयोग का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए जो त्रुटि है वो विकल्प सी में है। अगला प्रश्न, उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं? वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरीके से बदल देते हैं उसे कहा जाता है उपसर्ग। यानी जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द को में अगर संधि पूछ ले तो इसमें होता है पो प्लस अन मिलकर बनता है पवन। तो यानी इसमें जो संधि है वो है गुण संधि, इसमें है अयादि संधि। अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे समास को कहते हैं द्वंद्व समास। जिसके प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों समान होते हैं, यानी दोनों ही प्रधान होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, दिन रात। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो विपरीतार्थी होते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास। तो इसमें दोनों पद समान होते हैं। अगला प्रश्न, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार यह एक तरीके से कह सकते हैं अपवाद होता है, जिसमें होता है तिरह धनकार होता है तिरस्कार। इसका जो विसर्ग होता है वो आधा सा में बदल जाता है। जैसे नमः धनकार बराबर होता है नमस्कार, वैसे तिरह धनकार होता है तिरस्कार। तब अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। यानी इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? कान्हा, किशन, कन्हैया, ये तीनों जो हैं तद्भव हैं। हमने आपसे बताया है कि जब कहीं भी अगर किसी शब्द में आधा अक्षर का, आधा वर्ण का प्रयोग हो और उसके उच्चारण में कठिनाई हो, कृष्ण का उच्चारण बहुत ही कठिन होता है इसलिए लोग किशन कहते हैं, तो कृष्ण जो है वो जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, इसमें जो है एक वाक्य है जिसको 6 खंडों में बांटा गया है। पहला और छठवां निश्चित है, बाकी यर लावा में आपको अरेंज करना है। तो इसका जो सही क्रम होगा उसी में आपको अरेंज करना है और इसका जो वाक्य को बनाना है। तो समय को परखने वाला, जो व्यक्ति समय को परख लेता है वो रंक से धनाढ़ हो जाता है, यानी वो गरीब से धनवान हो जाता है। और जो समय की उपेक्षा करता है वो जो है करोड़पति से भिखारी बन जाता है। तो सबसे पहले आएगा र यानी रंक, उसके बाद आता है रंक से धनाढ़। जो व्यक्ति समय को परख लेने वाला होता है वो रंक से धनाढ़ हो जाता है। और समय की उपेक्षा करने वाला, यानी इसके बाद र के बाद यह आएगा। तो विकल्प जो है सी में र के बाद यह आ रहा है, तो यही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियाँ। यहाँ पर जो है चंद्रबिंदु होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीतार्थी है? अभी हमने बताया कि दोहा में जो है वो प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी जो इसका विपरीत होगा उसमें प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होंगी। तो इसका जो विपरीत होता है वो होता है सोरठा। क्योंकि ऑप्शन में सोरठा नहीं है इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नांकित पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकार बताइए।
रूणित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यों कुंजरू कुंज समीर। यहाँ पे मंद मंद शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। इसका दोनों ही बार जो अर्थ है वो अलग अलग है। यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पे 4 शब्द ऐसे हैं जिनके अलग अलग अर्थ हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है इसे सदावर्त कहा जाता है, जबकि जहाँ बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ खाने की व्यवस्था होती है उसे भंडारा कहा जाता है। जब किसी धर्म को लेकर कोई कार्य किया जाता है वहाँ पे धर्मार्थ होता है। अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब जो है यूपी ट्रिपल द्वारा बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कीचड़ उछालना मुहावरा है कि कीचड़ उछालने का अर्थ क्या होता है? किसी के ऊपर जो है, किसी को बदनाम करने के लिए उसके ऊपर कोई आरोप लगाना, ये सब होता है कीचड़ उछालना, अर्थात बदनाम करना। अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? इसमें पूछा है कि उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? जब कभी भी 2 व्यक्ति के बीच में तुलना की जाएगी वहाँ पे हमेशा से ध्यान दीजिएगा अपादान कारक होगा, यानी पंचमी विभक्ति होगी। कई बार विभक्ति भी पूछ लेता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव के, इसके बाद आता है संबंध, इसके बाद आता है अधिकरण। तो पंचमी विभक्ति यानी आपादान कारक होता है जब 2 व्यक्ति के बीच में तुलना होती है, यानी उससे अच्छे आप हैं, 2 लोगों के बीच में तुलना है। जब कई लोगों के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर होता है अधिकरण तत्पुरुष समास या फिर अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जब जल का पर्यायवाची होता है उसके पीछे आप ज शब्द जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। जब द जोड़ देते हैं तब वह बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। जैसे सरोज कमल का पर्यायवाची है, पंकज जो है कमल का पर्यायवाची है, जल जात यानी जो जल में जन्म लेने वाला भी जो होता है वो भी जल का पर्यायवाची, इसका कमल का पर्यायवाची है। लेकिन जलद जो है अभी हमने बताया पीछे अगर द लगा हुआ है तो यह बादल का पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जब कोई चीज़ आपके परोक्ष हो, मतलब आपके सामने हो। अब कोई चीज़ आपके सामने नहीं हो यानी उसको कहते हैं परोक्ष, जो आपके सामने ना हो, आपको दिखाई न दे रही हो या फिर आपसे छुपी हुई हो, उसे कहते हैं परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही, ध्यान दीजिएगा बहुत इसमें कन्फ्यूजन होती है। कई लोग कहते हैं दही खाया जाता है कि दही खाई जाती है। सही जो होता है वो होता है दही खाया जाता है। तो दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसे विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। दही शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक में यड़ संधि है। जब कभी भी शब्द के बीच में आपको आधा त और या मिल जाए तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि उसमें यड़ संधि होती है। इसका जो विच्छेद होता है प्रतिधन 1 होता है। प्रति क्या ई और इस ए का ए मिलकर बन जाता है यह, और त पे हलंत आ जाता है मात्रा हटने की वजह से, इसलिए त इस पे आ जाता है और आधा त और यह हो जाता है, इसलिए प्रत्येक, प्रतिधन 1 मिलकर बनता है प्रत्येक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाशक्ति हो, यथाविधि हो, इस सब जो जिसमें यथा शब्द प्रारंभ में लगा होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा शब्द जो होता है अव्यय होता है और अव्यय का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो किसी शब्द से जुड़ने के पश्चात उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए अव्यय में जो प्रथम पद होता है यही वो प्रधान होता है। अगला प्रश्न, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में लोक प्लस इक मिलकर बनता है लौकिक, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा इक प्रत्यय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है।
इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। बहुत से कन्फ्यूजन वाला ये शब्द है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा और एकदम इसे ही ध्यान में रखिएगा। कई बार आप इसे पूजनीय आप सही मानते हैं, या फिर आप सोचते हैं ये पूजनीय होगा या फिर ये पूजनीय होगा, लेकिन ये दोनों नहीं होता है। ये होता है पूजनीय। पूजा में अनीय जुड़कर मिलता है, बनता है पूजनीय। पूजा विशेष से होता है, उसमें विशेषण अनीय जुड़ता है तो बन जाता है पूजनीय। पूजनीय विशेषण शब्द है। कोई जो है पूजा करने योग्य है, कोई ऐसा कार्य करने वाला है जो पूजा करने योग्य है, उसे पूजनीय कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब पूरा होता है। अगला प्रश्न, अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य को शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे आप। तो अपने हाथ से मतलब स्वयं काम करो मतलब होगा कि अपना काम जो है स्वयं करो। यह शुद्ध रूप से है, मतलब बोलने में भी सुनने में भी अच्छा लग रहा है। जब कभी वाक्य के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप वाक्य को एक बार अच्छे से पढ़ के देखिए। अगर आप वो लगे कि नहीं ये सही रूप से, अगर आपको पढ़ने में ही वो पता चल जाता है कि वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्यायवाची होता है कौमुदी या फिर चांदनी भी होता है। चंद्रकला, कौमुदी, चांदनी, चंद्रकला, ये सभी जो है चंद्रिका के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, पाश्चात्य का विलोमार्थी शब्द है। पाश्चात्य का विलोमार्थी शब्द होता है पौर्वात्य। विशेष तौर पे इसे ध्यान दीजिएगा, आप कई बार इसमें फंस सकते हैं। पाश्चात्य कई बार आप पूर्वी समझते हैं, कई बार आप पूर्वीय कहेंगे, आपको लगेगा ये दोनों एक साथ दिया है तो इसमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। जबकि जो पाश्चात्य का विलोम होता है वो पौर्वात्य होता है। आप अगर सामान्य बुद्धि लगाएंगे, कोई विशिष्ट बुद्धि नहीं लगाएंगे, आप स्वयं समझ जाएंगे कि पाश्चात्य है तो पौर्वात्य ही होगा। अगला प्रश्न, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है। गतानुगतिक का अर्थ होता है कोई चीज़ जो प्राचीन से चली आ रही हो, उसी का अनुसरण करके आगे भी चल रहा है, उसे ही कहते हैं गतानुगतिक। अर्थात इसका उत्तर होगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, उसे गतानुगतिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। अर्थात एक चालाक और दूसरा उससे भी बड़ा चालाक होता है। तो चालाकी का जवाब जब चालाकी से दिया जाता है तब वहीं पे कहा जाता है कि तू डाल डाल मैं पात पात। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज राजसव, जिसे लिखा था चंद्रवर दाई ने। पृथ्वीराज द्वितीय के दरबारी कवि थे चंद्रवर दाई। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सब प्रश्न आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, आपको जल्दी जल्दी अधिक से अधिक प्रश्नों तक टच करना होता है, जिससे जो है आपकी परीक्षा में आपकी पकड़ बनी रहे। रिवीजन। बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। यानी जो कोई, मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं जो किसी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ बच्चा शब्द सर्वनाम है और कोई जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि अनिश्चित बच्चा है, तो ये इसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ पे कुशाग्र जो है कौन सा विशेषण है। कुशाग्र मतलब बता रहा है कि उत्कर्ष कोई बच्चा है या फिर बालक है जो बहुत ही कुशाग्र है, यानी बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला है या फिर बहुत बुद्धिमान बच्चा है, तो उसका गुण बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वह बहुत ही कुशाग्र है। अगला प्रश्न, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द सम्मान में जो है इसके में बताना कि कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव के संबंध में, यहाँ पे अगर पूछा है कि कौन सा कारक है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कारक होगा वो होगा अधिकरण कारक। अधिकरण का होता है में, पे, पर। जब कहीं भी जैसे टेबल पर कोई चीज़ रखी है तो उस पर उसका अधिकरण है। कोई चीज़ जैसे बॉटल में कोई चीज़ है उसमें उसका अधिकरण है। सम्मान में बात की गई है तो उसमें जो है उसका अधिकरण है।
अगला प्रश्न, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की जो है एक प्रकार का देशज शब्द है, यानी ऐसे शब्द जो अपने देशी भाषाओं से जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न, सकल शकल का अर्थ क्या होता है? ये जो शकल होता है इसका अर्थ होता है संपूर्ण, और बड़ा शाखा जो शकल होता है इसका अर्थ होता है अंश। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण और अंश। सकल मतलब होता है संपूर्ण, शकल मतलब होता है अंश। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।